गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एटम्स के बारे में। एटम्स यानी अणु। अणु क्या होता है? सबसे छोटे यूनिट को अणु बोलते हैं। एटम का मतलब कि एटम एक सबसे छोटी चीज, मतलब सबसे छोटा मीन्स जो नेग्लिजिबल हो, जो आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम। क्या बोलते हैं गाइस? एटम। एटम को हिंदी में बोला जाता है अणु, और ये सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट को, मतलब सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? अणु बोला जाता है। यानी कि हिंदी में बोले तो अणु और इंग्लिश में बोले तो एटम। ठीक है। यूनिट को क्या बोलते हैं? एटम यानी कि अणु। तो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझने की जरूरत है अपनी आगे फर्दर स्टडी के लिए। मैं ये बेसिक कंसेप्ट सबको समझाना चाहती हूँ, सबको मैं बताना चाहती हूँ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। जितना कि मैं समझती हूँ एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, वैसे ही मैं आपको भी बताना चाहती हूँ अपने साथ साथ। तो गाइस, अभी हम क्या बात कर रहे थे? एटम की। एटम को सबसे छोटा यूनिट बोला जाता है। ये नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। तो अब मैं बात कर रही थी कि नेग्लिजिबल तो होता ही है, हाँ। तो मैं कह रही थी कि किसी भी एटम्स का सबसे छोटा यूनिट ये होता है। ठीक है। तो 10⁻⁹ नैनोमीटर, अगर ये देखें हम, इसमें देखिए नैनोमीटर का मतलब होता है सबसे छोटा। तो गाइस, नैनोमीटर का मतलब होता है सबसे छोटा। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो 10⁻⁹ नैनोमीटर है ये। आगे हम बात करते हैं कि ये आखिर एटम होता क्या है, क्या होता है ये एटम। देखिए, जब धूप आती है, आपके ऊपर धूप पड़ रही है, तो आपको एक रोशनी दिखती है। ये सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है। ठीक है। ये सनलाइट, यहाँ सूरज से सनलाइट पड़ रही है, यहाँ पे रोशनी आती है आपके ऊपर। तो आपने कभी देखा होगा, ध्यान दिया होगा, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स, इतने छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स धूप में दिखाई पड़ते हैं। इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो, इतने छोटे छोटे, उन्हीं को हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि कण है, मॉलिक्यूल मतलब कण। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। इन्हीं को हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे एक तरह से एटम्स है। एटम्स के बहुत सारे नाम हैं। एक हो गया आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है। तो ये सब क्या है? एटम्स के नाम है। ये देखिए, मैंने इस तरह से लिखे हैं, ये सब एटम्स के नाम है। तो इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है। मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिंबल दिया है। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक तरह का सिंबल है। जैसे कि रेड लाइट पे आपको रुकने का सिंबल होता है रेड कलर का, आपको जाने का सिंबल होता है ग्रीन कलर का, और तैयार होने का सिंबल होता है ऑरेंज कलर का, है ना। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन का सिंबल यहाँ पे है H। ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन का सिंबल है। चाहे बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो या इंग्लिश मीडियम में, उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। आपकी किताब में दे रखा है गाइस, प्लीज अपनी किताब को पढ़िएगा, उसमें दे रखा है हाइड्रोजन का सिंबल H। हाइड्रोजन के बाद आता है आपका हीलियम। ठीक है। हीलियम का सिंबल He। लिथियम। ठीक है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है गाइस। तो ये सारे आपके सिंबल्स हैं। ठीक है। बोरोन का B। ठीक है। बोरोन का B सिंबल होता है, B लिखा जाता है बोरोन को। ठीक है। तो आपको पता चल गया हाइड्रोजन एटम्स के क्या क्या नाम होते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? एटम्स के नाम है। ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एटम आखिर क्यों हम पढ़ रहे हैं। क्या ऑक्सीजन एटम नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड एटम नहीं है? हाँ, वो भी एटम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो देखिए आपका एटम है ही। ठीक है। ऑक्सीजन एक अकेला मॉलिक्यूल है, इसलिए उसको हम एटम बोलेंगे। जब दो एटम मिलकर एक
कोई कुछ फॉर्मूला बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है, मतलब संयोजक बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो एक अणु मिलकर एक और, जैसे कार्बन आपका एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आपका एटम है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, संयोजक बोलेंगे, संयोजक यानी कि कंपाउंड। ये क्या है, कंपाउंड, ठीक है, इंग्लिश में कंपाउंड, हिंदी में संयोजक, ठीक है। यानी दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। किस वजह से ज्यादा है, और वो नाइट्रोजन ज्यादा होने से क्या वो हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर पाता नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि वो अपने दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का सिंबल N, ठीक है, क्या बताया गाइस मैंने, नाइट्रोजन का सिंबल N। ये अपने दूसरे N एटम के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बाउंडेड होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब जो इसे अपने साथ बांध के रखता है। कुछ एटम सिंगल बॉन्ड से बाउंड होते हैं, कुछ एटम डबल बॉन्ड से बाउंड होते हैं, और कुछ ट्रिपल बॉन्ड से बाउंड होते हैं, ठीक है गाइस। तो देख रहे हैं आप कि एटम्स जो हैं वो अपने साथ सिंगल बॉन्ड से भी बाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड से भी बाउंड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड से भी बाउंड होते हैं। बाउंड मतलब बंधे हुए, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, ये बातें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस मैंने ये सब आपको पहले इसलिए बता दिया ताकि अब जब मैं आगे पढ़ाऊं तो आपको समझ में आए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मैं इसे रफ कर रही हूँ, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, बताइए। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट को यानी सबसे छोटी इकाई को एटम बोला जाता है, ठीक है। और कंपाउंड क्या होता है, जब दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, यानी दो एटम मिलकर, दो अणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए है, दो अणु मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए वाटर सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके लिए, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों H2O। क्या होता है, H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और क्या है, एक ऑक्सीजन भी है ना। इस H2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और O सिंगल O है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल आपको बताया था, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि रासायनिक फॉर्मूला, ठीक है। ये केमिकल नेम है, ये है केमिकल नेम, आप लिखिए इसको रासायनिक, ठीक है। केमिकल मतलब रासायनिक। तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है गाइस। आगे आपको ये समझ में। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अब ये एटम होता कैसे है, ये दिखता कैसे है, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में भी फुल डिटेल देती हूँ, अब चिंता मत करिए। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। आप आई होप आप सबने उतार लिया होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, एटम होता क्या है, ठीक है। ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु, ठीक है, कोई भी कण, ठीक है। ये असल में दिखता कैसा है, ठीक है। हम इसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमारे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मतलब थे, बोर हो गया, बोर थे, ठीक है, और रदरफोर्ड, ये सब साइंटिस्ट के नाम बता रही हूं मैं। रदरफोर्ड 9th क्लास की बुक में है, एंटोन लीवनहुक, लीवनहुक, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। बोर, रदरफोर्ड, लीवनहुक,
और भी कई नाम है साइंटिस्टों के, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से, अपने एक्सपेरिमेंटल से हमें बताया है। सभी मतलब सबके लिए ये थ्योरी दी है, प्रैक्टिकली भी बताया है, एक्सपेरिमेंटली भी बताया है कि एटम होता कैसे है रियल में। तो देखिए एटम आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये है आपका एटम, क्या है, एटम। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक, ये क्या है, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं गाइस, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। ये एटम का मैंने आपको मॉडल बता के दिखाया है, ये सिंपल मॉडल है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में समझाऊंगी। तो एटम इस तरह से होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि बोर रदरफोर्ड और एंटोन लीवनहुक, इन लोगों ने मिलकर बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। किसी ने एक्सपेरिमेंटली भी बताया, किसी ने थ्योरेटिकली भी बताया। तो गाइस ये बात हमें समझने की जरूरत है। ये सब बोर, रदरफोर्ड, एंटोन लीवनहुक, ये सब साइंटिस्टों के नाम हैं। जैसे कि मैं और आप, अगर हम किसी चीज के बारे में कंसेप्ट देंगे, हमने किसी चीज को देखा, गौर से समझा, जाना, पहचाना, तो हम उसे पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने भी यही काम किया, ठीक है। तो कुछ बच्चों के मन में अभी भी डाउट्स होंगे कि एटम, आखिर हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें ये सब पढ़ने की जरूरत है। तो गाइस बच्चों, मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नो, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आगे चलकर आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाली है। तो अभी से आप, जैसे आप छोटे बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाते हो, तो उसे ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों है, बताओ गाइस। प्लीज मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि एटम क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा बताया था स्ट्रक्चर, कि एटम इस तरह से होता है, उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। अब मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताती हूँ कि आखिर ये स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे एप्पल का स्ट्रक्चर पता है ना आपको कैसा होता है, ऐसा होता है ना एप्पल, है ना, कुछ इस टाइप का होता है एप्पल, है ना। तो ऐसे ही मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। एटम और एप्पल में बहुत फर्क है गाइस, तो ध्यान से। तो एटम देखिए, ये है आपका एटम, ठीक है, एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। इस एटम के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है अपने अक्ष पे, ऐसे ये अक्ष है उसका और इस पे पृथ्वी घूम रही है, और भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं इस तरीके से अपने अपने अक्ष पे, है ना, अपने अपने सर्किट पे घूम रहे हैं। और भी प्लैनेट्स, जुपिटर, वीनस, मार्स, सब अपने अपने अक्ष पे घूमते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अपने साइड पे, इस पे घूमते हैं अक्ष पे, ठीक है। ये उनका एक्सिस है एक तरह का, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग यही, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-, इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है बच्चों। तो एक पहले एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, के शेल, क्या बोलते हैं, के शेल। पहला सेल कौन सा होता है, के सेल। दूसरा सेल होता है आपका एल सेल, ठीक है। तीसरा सेल होता है आपका एम सेल। कौन सा सेल होता है बच्चों, एम सेल। फिर चौथा सेल होता है एन सेल, ठीक है। चौथा सेल कौन सा होता है, एन सेल। ये लास्ट वाला सेल होता है आपका एन सेल। तो आप इसको दोबारा देखिए, न्यूक्लियस बीच में होता है एटम के,
न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अपने अपने एक्सिस पे, जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज वाले होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। ये अपने अपने शेल्स पे घूमते हैं। के शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सिस पे घूमते हैं। के शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा, ठीक है। एल शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एम शेल पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लास्ट वाले सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखोगे आप? 2 8 8 2, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। पहले 2, फिर 8, फिर 8 और फिर 2, ठीक है। तो अब हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये बताऊंगी मैं आपको कि इनका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्यों बताया, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय। एटम्स को अच्छे से जानने की कोशिश करिए। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है गाइस। तो बाय, ख्याल रखिएगा अपना। बाय दोस्तों।